वेलकम टू द कानून शहादत लेक्चर सीरीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। डियर फेलोज़, लास्ट लेक्चर में हमने कानून शहादत ऑर्डर के प्रीएम्बल को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। हमने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा और फिर हमने कंपैरिजन किया था कानून शहादत ऑर्डर और लॉ ऑफ एविडेंस का। आज के इस लेक्चर में हम कानून शहादत ऑर्डर की बाकायदा तौर पर लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 1 को। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर पार्ट 1 लिखा, उसके बाद चैप्टर 1 लिखा, उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल 1 लिखा। अब चूँकि आपको पता है, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो मैंने आपको बताया था कि कानून शहादत ऑर्डर के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, 13 चैप्टर हैं और 166 आर्टिकल्स हैं। तो मैं यहाँ पर इसलिए इनको लिखता हूँ ताकि आपकी और मेरी रिवीजन होती रहे और हम बेसिकली इसके चैप्टर्स, पार्ट्स और आर्टिकल्स को जहन नशीन कर सकें, हम उनको याद कर सकें। तो सबसे पहले हम आर्टिकल नंबर 1 का ओवरव्यू देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 1 बेसिकली उसके टाइटल के साथ डील करता है कि इसका टाइटल क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। उसके साथ ये इसकी एक्सटेंशन के साथ डील करता है कि ये किस किस जगह पर एप्लीकेबल होगा और उसकी कमेंसमेंट के साथ डील करता है कि कानून शहादत ऑर्डर का इतलाक़ कब से होगा, उसका आगाज़ जो है वो कब से होगा। तो अब हम आर्टिकल की वर्डिंग्स को देख लेते हैं। वो कहता है, आर्टिकल नंबर 1 की क्लास 1 कहती है, दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड कानून शहादत 1984। ये जो ऑर्डर है इसको कहा जाएगा कानून शहादत 1984, यानी इसको किसी और नाम से नहीं पुकारा जा सकता। इसको लॉ ऑफ एविडेंस नहीं कहा जा सकता, इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं कहा जा सकता, इसको पाकिस्तान पिनल कोड नहीं कह सकते। जब भी इसका नाम लिया जाएगा तो इसका नाम होगा कानून शहादत ऑर्डर 1984। ये हो गया जी इसका टाइटल। उसके बाद आ जाए जी इसकी क्लास नंबर 2 के ऊपर जो इसकी एक्सटेंशन के साथ डील करती है। वो जो है ऑर्डर कहता है कि इट एक्सटेंड टू द होल पाकिस्तान, ये पूरे के पूरे पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल होगा। एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट्स। वो कहता है कि तमाम तर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो कि पाकिस्तान के अंदर होंगी उन पर कानून शहादत ऑर्डर का इतलाक़ मुकम्मल तौर पर होगा, इंक्लूडिंग अ कोर्ट मार्शल, जिसमें जो है फ़ौजी अदालतें भी शामिल हैं, ट्रिब्यूनल्स, कोई भी मतलब है कि खसूसी अदालतें हैं वो भी शामिल हैं, और अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन, और कोई भी ऐसा इदारा जो कि अदालती या नीम अदालती इख्तियारात और जुरिस्डिक्शन को जो है अवेल कर रहा हो, उस पर भी कानून शहादत ऑर्डर का इतलाक़ होगा। यानी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अदालती और नीम अदालती इदारे हैं उनकी प्रोसीडिंग्स में कानून शहादत ऑर्डर का इतलाक़ होगा। लेकिन एक यहाँ पर एक्सेप्शन आपके सामने अवेलेबल है, इसको आपने जहन में रखना है। आपको पता है कि जितने भी एक्ट्स ऑर्डर्स होते हैं उनके पहले जो मतलब है कि आर्टिकल्स या सेक्शंस होते हैं उनमें से बाज़ दफ़ा MCQs आते हैं, और कानून शहादत ऑर्डर लॉ गेट के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और पहले आर्टिकल से अक्सर व बेशतर MCQs आए हैं। तो ये पहली एक्सेप्शन है कि इतलाक़ नहीं होगा जिस जगह पर वो है, बट डज़ नॉट अप्लाइज टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। किसी सालिस के सामने जो है अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उस पर कानून शहादत ऑर्डर का इतलाक़ नहीं होगा। आर्बिट्रेटर कहते किसको हैं? आर्बिट्रेटर बेसिकली वो थर्ड पार्टी होती है जिसको अदालत या कोई जो है नीम अदालती इख्तियारात रखने वाला इदारा उसको सालिस मुकर्रर करता है कि भाई आप इन दोनों का जो मैटर है उसको आप देखें और कोई बेहतर हल निकालें। तो वो जो थर्ड पार्टी है उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं, और आर्बिट्रेटर की कार्रवाई में कानून शहादत ऑर्डर का इतलाक़ नहीं होता। बाकी तमाम तर अदालती और नीम अदालती जितने भी इदारे हैं उनकी प्रोसीडिंग्स में कानून शहादत ऑर्डर का इतलाक़ होता है। उसके बाद है जी इसकी कमेंसमेंट, कि इसका आगाज़ कब से होगा। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, कि जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी, सिग्नेचर्स वगैरह हो जाएंगे, ये ऑर्डर पास हो जाएगा, उसी वक्त से इसका इतलाक़ पूरे के पूरे पाकिस्तान के ऊपर
शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस आर्टिकल की समझ आई होगी। हम इस लेक्चर सीरीज़ को इंशाअल्लाह कंटिन्यू रखेंगे और हम वर्ड बाय वर्ड, ठीक है जी, वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद जो है बेसिकली ख़ुद को समझाना और आपको समझाना है, ताकि हमारा मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर हो सके और हम बेसिकली बेयर एक्ट की वर्डिंग्स को जो है वो समझने के काबिल हो जाएं। क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर भी जुडिशरी के एग्ज़ाम्स होते हैं या दीगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो वहाँ पर हमें बेयर एक्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इवन कि हमारी प्रैक्टिस में भी अगर हमें ये ही ना पता हो कि ये जो वर्डिंग्स हैं इसका मतलब क्या है, तो हम बेयर एक्ट को किस तरह से पढ़ेंगे और किस तरह से हम अपनी जो क्लाइंट्स हैं उनको इंसाफ दिला पाएंगे। तो इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे ऊपर ये वाजिब है कि हम बेयर एक्ट की वर्डिंग्स को जो है वो समझना शुरू कर दें। और इंशाअल्लाह इसके आखिरी आर्टिकल्स तक पहुँचते पहुँचते आप और मैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ने, समझने और उसको इंटरप्रेट करने के काबिल हो जाएंगे।